नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं फ्लड प्रोन एरिया ऑफ बिहार, देयर प्रॉब्लम्स एंड पॉसिबल सॉल्यूशन। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आप जानते हैं कि फ्लड प्रोन एरिया और फ्लड से प्रभावित पूरे भारत में सबसे टॉप स्टेट कौन है? तो आप एक बार में ही बोलेंगे सबसे टॉप पोजीशन हमारा बिहार का है। फ्लड प्रॉन अफेक्टेड एरिया में बिहार का पोजीशन टॉप है, जहां पर आपको बता देते हैं कि 76% पॉपुलेशन नॉर्थ बिहार का फ्लड के डिवास्टेशन, फ्लड के दुष्परिणाम से काफी प्रभावित है। और यह जो है आपको बता देते हैं 16.5% इंडिया के फ्लड इफेक्टेड एरिया में यह क्षेत्र आता है, बिहार आता है। दूसरे में कि 22.1 इंडिया के फ्लड इफेक्टेड पॉपुलेशन में इसका नाम अंकित है। और आपको बता देते हैं, अब एक बात और आप पूछ सकते हैं कि क्या कितना एरिया ज्योग्राफिकल एरिया अफेक्टेड है। तो एक सामान्य डेटाबेस के आधार पर 73.06 प्रतिशत जो है ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार अफेक्टेड है। और इसमें आपको बता देते हैं, इस एरिया को अगर किलोमीटर्स में हम आपको बता रहे हैं कि 68,800 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हम स्क्वायर माइल्स में करेंगे तो 26,600 स्क्वायर माइल्स में आएगा, जो फ्लड इफेक्टेड एरिया में है। और यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसको आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। मैं फिर से एक बार और आपको बता रहा हूं, हमारे बिहार जो है दो मेजर प्रॉब्लम से जूझता है। यह प्राकृतिक प्रॉब्लम्स है और यह प्रॉब्लम्स को बहुत ही बेहतर रूप से, इसको बड़ी सजिंदगी से इसको सुधार करने की व्यवस्था करनी होगी। आप ये समझ रहे हैं 22 डिस्ट्रिक्ट हमारे ड्रॉट से प्रभावित हैं और 12 डिस्ट्रिक्ट जो है फ्लड से प्रभावित है। नॉर्थ बिहार इंटायरली आपको फ्लड से प्रभावित है। साउथ बिहार आपको पूर्ण रूपेण आपको ड्रॉट से प्रभावित है। अब इसमें आप समझ सकते हैं कि हमारे कृषक भाई, हमारे आम जनता को किस तरह की दर्द और किस तरह के अंतर्मन की टीस होगी, आप समझ सकते हैं। और इसी में जीवन को जीना है। तो इसलिए आप यह समझ लीजिए, बिहार की जितनी भी परीक्षाएं होती है उसमें निश्चित रूप से यह पूछे जाते हैं। आप देखेंगे मेंस का क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास होगा बीपीएससी का, तो उसमें देखेंगे इसमें आपको निश्चित ही यह प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में अथवा जीएस में पूछे जाते हैं, पीटी में तो निश्चित ही रहता है। इसलिए इसको ध्यान आप रखेंगे तो एग्रीकल्चर का और एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित बहुत सारी बातों को आपको समझने में आसानी होगी। आइए मैं थोड़ा डेटाबेस पर फिर से आपको बता दे रहा हूं। 22 डिस्ट्रिक्ट हमारा ड्रॉट प्रोन एरिया है, 12 डिस्ट्रिक्ट फ्लड प्रोन एरिया है आपका। मैं आपको बता रहा हूं, हमारा पोजीशन पहली बार बता दिया कि टॉप फ्लड प्रोन स्टेट में आता है नेशनल फ्लड कमीशन के आधार पर। 76% पॉपुलेशन नॉर्थ बिहार का जो है आपको फ्लड डिवास्टेशन, फ्लड के दुष्परिणाम से प्रभावित है। आपको 16.5% इंडिया के फ्लड इफेक्टेड एरिया में बिहार आता है। और पॉपुलेशन की बात करेंगे तो हमारे पॉपुलेशन बिहार का 22.1% आपके पूरे इंडिया के फ्लड इफेक्टेड पॉपुलेशन में बिहार का स्थान है। आपको 73.06 बिहार का ज्योग्राफिकल एरिया, जिसको हम अगर स्क्वायर किलोमीटर में देखेंगे तो
68,800 स्क्वायर किलोमीटर हमारा जो है एरिया प्रभावित है फ्लड से। तो इसको ध्यान रखेंगे। अब मैं एक चीज और इससे रिलेटेड बता दे रहा हूं कि सरकार हमारी एडमेंट है और एकदम कृत संकल्पित है कि बाढ़ को कैसे इसको ठीक किया जाए। और इसके लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी केंद्रीय सरकार ने गठन की थी और वह गठन जो हुआ था सितंबर 2006 में। ये प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। और यह जो आपका एक्ट हुआ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है 2005, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैनशिप में और अदर मेंबर और वाइस चेयरपर्सन के मीटिंग में यह तय की गई थी आपको। और उस तय के आधार पर सितंबर 2006 में इसकी स्थापना की गई। यह प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं बिहार में हमारी क्या पोजीशन हुई। तो बिहार में आपको बता देते हैं कि बिहार में हमारा SDMA जो सेट किया गया 6 नवंबर 2007 को हुआ है और इसको सपोर्ट की है UNDP एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पूर्ण रूपेण से समर्थन की है और मदद करती रहती है। मैं आपको बता रहा हूं अगर बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी BSDMA की बात अगर करेंगे तो 73.63 है और जनरल की बात करेंगे तो 73 आपको डिसमल 06 है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में थोड़ा सा चेंज है, लेकिन यह डेटाबेस दोनों पूछे जाते हैं। आपको जैसी पोजीशन होगा वैसे आप लिखेंगे। यह ज्यादा पूछे जाते हैं 73.63 टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ नॉर्थ बिहार विच इज अफेक्टेड बाय फ्लड। इसको ध्यान रखेंगे आप। हमारा कोसी में 2008 में हेवी रेनफॉल हुआ जिससे हमारा कुशहा जो डैम है उसका ईस्टर्न डैम जो है सो टूट गया, जिसमें 70 लाख लोगों की जान माल की हानि हुई है। इसको आप ध्यान रखेंगे। मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूं कि 2019 में 2019 में 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ बिहार जो है सो बहुत ज्यादा फ्लड से अफेक्टेड हुए। और यह जो है बात मैं पहले भी बता दिया हूं, इसलिए 12 और 22 डिस्ट्रिक्ट हुआ ड्रॉट और 12 डिस्ट्रिक्ट हुआ फ्लड। इसको ध्यान में रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं 83 लाख पीपुल वेयर अफेक्टेड हुए हैं और यह जो है आपको 130 पीपुल 2019 में मारे भी गए। और आपको बता देते हैं अगर हम एस्टिमेट करेंगे रुपीस के आधार पर तो 353 करोड़ रुपया हमारा डैमेज हुआ। जबकि हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेजेस जैसे बिल्डिंग वगैरह है इसको हम नहीं जोड़ रहे हैं। अगर वो जोड़ेंगे तो काफी ह्यूज अमाउंट हमारा डैमेज हो रहा है फ्लड इफेक्टेड एरिया में। फ्लड इफेक्टेड एरिया में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, इधर अगर गोपालगंज, सिवान, सारण, आपको थोड़ा पटना का भी है, आपको इधर जो है बेगूसराय है, आपको मुंगेर का भी क्षेत्र है, सुपौल है, मधेपुरा है, पूर्णिया है, अररिया है, किशनगंज है, कटिहार, इतने डिस्ट्रिक्ट हमारे प्रभावित हैं फ्लड इफेक्टेड एरिया में। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता रहा हूं साउथ बिहार की क्या पोजीशन है। साउथ बिहार की जो पोजीशन है मैं आपको बतला रहा हूं कि साउथ बिहार में भी हमारे फ्लड का इफेक्ट कई बार देखा गया है, जिसमें आपको भोजपुर, पटना, नालंदा डिस्ट्रिक्ट प्रभावित हुए हैं। 2019 की अगर डेटाबेस हम रखते हैं तो गंगा से भी काफी फ्लड इफेक्टेड एरिया प्रभावित हुए हैं। इसके अलावे जो है सोन है, पुनपुन है, हरिहर है, क्यूल है, हरोहर जिसको हम लोग कहते हैं, वह उस नदी से भी काफी मात्रा में फ्लड इफेक्टेड एरिया प्रभावित हुए हैं।
मैं देख रहा हूँ जो अगर हम डेटाबेस पर ध्यान रखेंगे तो ज्यों-ज्यों हमारा समय बीत रहा है फ्लड इफेक्टेड एरिया बढ़ रहा है। आप देखेंगे 1954 में हमारा 25 आपको लाख हेक्टेयर फ्लड प्रभावित था। 1971 में आपको 43.20 लाख हेक्टेयर हुआ। 1984 में 64.51 लाख हेक्टेयर हुआ। 94 में 68 लाख हेक्टेयर हुआ। 2004 में 68.90 मीन्स 67 लाख हेक्टेयर हुआ। मीन्स ज्यों-ज्यों हमारा आगे बढ़ रहा है तो हम कमी के बजाय बढ़ते जा रहा है फ्लड इफेक्टेड एरिया। इसलिए हम लोगों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। या फ्लड इफेक्टेड जो फ्लड इफेक्ट हो रहे हैं इसके कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो आपको हम बता देते हैं कि हमारे नेपाल से बहुत ज्यादा नेपाल एरिया में जो वर्षा होती है और आपको नेपाल में बहुत सारे ऐसे पहाड़ हैं जो ग्लेशिएटेड हैं और वह जो पिघलते हैं तो उससे बहुत हेवी रेनफॉल होता है और सबसे अधिक है कि हमारा यह जो है रेनफॉल हम लोगों को बहुत अधिक रिसीव करते हैं, इसलिए फ्लड हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आती है। आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की अगर हम बात करते हैं तो वह आपको मैं यह दो आपका मैप बता करके बता रहा हूँ कि यहाँ पर एनुअल रेनफॉल है 120 सेंटीमीटर है। जून से अक्टूबर तक 85% से 90% रेनफॉल हम लोग रिसीव करते हैं। वेस्ट सेंट्रल रीजन रिसीव नॉर्मल रेनफॉल अबाउट 100 सेंटीमीटर which increases to 200 centimeter towards the some mountain region in the north, especially Purnia, Kishanganj district. Kishanganj received more than 200 centimeter rainfall, the highest in the state. स्टेट हमारे राज्य में सबसे अधिक वर्षा रिसीव करती है किशनगंज जिला। The greater part of plain receives less than 125 centimeter rainfall. प्लेटू का जो एरिया है, पठारी जो एरिया है वह 125 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव करती है जो 150 सेंटीमीटर तक जाती है। यहाँ पर दो मैप आपको हम दिखा रहे हैं एरिया अफेक्टेड बाय एक्सेसिव रेनफॉल फ्रॉम 1951 टू 2000 मीन्स 1951 से 2000 तक जितने भी रेन आपको हम लोग रिसीव किए हैं वह कहाँ कहाँ हुआ है आप देख रहे हैं। पूरे मैं क्षेत्रवार एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज बता दिया हूँ। आप देखेंगे यहाँ शिवहर है 33, आप देख रहे हैं 33 आपका है फ्रीक्वेंसी ऑफ ईयर इन परसेंटेज 33% है शिवहर, जहाँ का मैं रहने वाला भी हूँ और यह जो है 33% है। क्योंकि नेपाल के नज़दीक के होने के कारण, तराई क्षेत्रों की नज़दीकता के कारण यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है। तो यह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावे 23 आप देख रहे हैं अररिया में है वर्षा होती है। फिर इसी तरह से मैं आपको पूरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको बता दिया हूँ। अब है कैचमेंट एरिया विथ एनुअल रेनफॉल को भी मैंने दर्शा दिया है मैप के आधार पर। आप देख रहे हैं यहाँ दरभंगा है का कैचमेंट एरिया 417 है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर अररिया में 418 है। इस तरह से सिवान में 411 है। तो इस तरह से मैंने आपका कैचमेंट एरिया भी बता दिया है कि बाढ़ के किस किस एरिया में कैचमेंट एरिया का क्या पोजीशन है उसको बता दिया। तो दरभंगा का और अररिया का और सिवान का आपका पोजीशन हायर आपको दिख रहा है। तो इससे आपका दोनों मैप को तुलनात्मक अध्ययन से आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होगी।
मैं आगे आपको बता रहा हूँ कोसी बैराज जो आपको नेपाल में बना देने के कारण वहां पर जितने आपको उपयोग वाले पानी होते हैं उसका उपयोगिता कर लेते हैं। उसके बाद जो बचता है वह हमारे यहाँ भेज देते हैं, जिसके चलते हमारे यहाँ बाढ़ बहुत ज्यादा आ जाती है। हमारे यहाँ सब बाढ़ को लाने वाली नदियां हैं, डैमेज करने वाली नदियां हैं, कोसी है, बागमती है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कमला बलान है, है, अधवारा समूह है, जो बागमती अधवारा समूह कहलाता है। अदर माइनर जो कॉजेज हैं उस पर भी हम चर्चा कर दे रहे हैं हम लोगों को। या जो है कई बार ऐसा होता है इम्बैंकमेंट बांध टूट जाते हैं हाई प्रेशर के कारण, जिसके चलते बाढ़ बहुत आती है। इसके बाद है आपका गंगा रिवर जो है धीरे धीरे सिल्ट और सेडिमेंट का डिपोजिशन बहुत अधिक आता है। आप देख रहे हैं मैं आपको एक मैप के द्वारा बता रहा हूं यहाँ पर। यह आपका उत्तराखंड से आपको यह उतरती आती है और यह यूपी से होते हुए यह बिहार में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर मैं आपका उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। यह उत्तराखंड आपका का क्षेत्र है, उत्तराखंड का क्षेत्र है। तो उत्तराखंड में क्या है कि वह पहाड़ी क्षेत्र है, तो आराम से क्या होता है पहाड़ को रगड़ते हुए उसमें से आपका सिल्ट है, सैंड है, सेडिमेंट्स है, वह सब लेते आती है। और यहाँ पर क्या है कि आपको यूपी में आपको क्या होता है कि बांध बहुत बेहतर ढंग से बनाए गए हैं, जिसके चलते सारे सेडिमेंट वह ले करके आपको बिहार में उसको रख देती है। और यहाँ पर क्या होता है सेडिमेंट का डिपोजिशन गंगा में बहुत ज्यादा होता है, और जिसके कारण जो है हमारा गंगा जो है धीरे धीरे उसका जो लेवल है वह जो है सेडिमेंटेशन का ऊंचा उठते जा रहा है। पानी रिटेनिंग कैपेसिटी जो है कंटेनिंग कैपेसिटी है कम हो रही है, जिसके चलते बाढ़ आती है, बांध को तोड़ देती है और वह उसको फैलने का व्यवस्था नहीं हो पाता है। तो इसके चलते डिसअरेंजमेंट के चलते बाढ़ बहुत ज्यादा आ रही है। और इसके बाद मैं बता रहा हूँ फ्लड इन पार्ट्स ऑफ द साउथ बिहार। साउथ बिहार में भी फ्लड हमारे यहाँ आते हैं, जिसमें आपको बता देते हैं इंडिया मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट में बिहार तो पहले ही हम आपको बता चुके हैं। 28 आउट ऑफ 38 डिस्ट्रिक्ट जो है थोड़े बहुत प्रभावित है। वैसे मेजर के बारे में तो आपको हम बता ही दिए हैं कि 12 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन थोड़े बहुत डिस्ट्रिक्ट में 28 डिस्ट्रिक्ट भी प्रभावित है। आपको मैंने पहले ही भी बता दिया 73% ऑफ बिहार जो है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर एरिया फ्लड प्रॉन एरिया में आता है। और 76% ऑफ पॉपुलेशन अबाउट 50 मिलियन पीपुल लाइव्स अंडर कांस्टेंट थ्रेट ऑफ फ्लड से अफेक्टेड होता है। उत्तर प्रदेश का जो डाउन स्ट्रीम है आपको बता ही रहे हैं गंगा नदी में लाती है, और गंगा नदी में डिपोजिशन बहुत ज्यादा हो रहा है। आपको उत्तराखंड में भी मैंने बताया कि वहाँ डिफॉरेस्टेशन होने से वहाँ पर विभिन्न तरह के बिल्डिंग बनने से सिल्ट का एडिंग बहुत ज्यादा होते जा रहा है। और आपका बहुत ज्यादा आपका क्या होता है कंस्ट्रक्शन वर्क होते जा रहे हैं। और वह कंस्ट्रक्शन वर्क जो हो रहे हैं पहाड़ी एरिया में मीन्स उत्तराखंड में, जिसके चलते क्या होता है कि बहुत सारे उसके छोटे छोटे सिल्ट फाइनर पार्टिकल ऑफ द रॉक इज कॉल्ड सिल्ट। तो सिल्ट जो होते हैं सबसे माइनर होते हैं, बहुत महीन होते हैं। उसके बाद सैंड होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, तो वो सब आ करके गंगा में गंगा को उथला और छिछला कर देती है, जिसके चलते फ्लड आ रहे हैं। अब हम कहते हैं डैमेज डन बाय फ्लड्स। डैमेज क्या होता है आप देख रहे हैं
पूरे या बिल्डिंग 3-4 मंजिल बिल्डिंग आपको किस तरह से ध्वस्त हो गए हैं, जो करोड़ों की एक बिल्डिंग को मैंने यहाँ चित्रांकन किया है। आप देखेंगे तो हजारों हजार बिल्डिंग इस तरह से बड़े-बड़े बिल्डिंग ध्वस्त हो जा रहे हैं। केवल बिल्डिंग ही नहीं ध्वस्त हो रहे हैं, ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ भी डैमेज हो रहा है। डैमेज ऑफ रेल वे, देखिए करोड़ों की जो हमारी रेलवे ट्रैक है और वो भी डैमेज हो रहा है। हमारे हाउसेज, हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, कम्युनिकेशन, पोल, ये सभी हमारे डैमेज हो रहे हैं। आप देख रहे हैं करोड़ों की संपत्ति हमारी बिजली की जो पोल है इस तरह से डैमेज हो जाती है कि नया फिर से पोल अवस्थित करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी का देखिए पोल एकदम तहस-नहस हो गए हैं। हमारे जो ग्रामीण भाई हैं उन लोगों को देखिए ड्रिंकिंग वाटर की क्या दिक्कत है। अब चारों तरफ से गंदे पानी है, उसी में से किसी तरह से पानी हमारे गृहिणी निकाल रही हैं, सो आप देख रहे हैं। और यह आप देख रहे हैं कहीं-कहीं तो यह फ्लड इतना फैल जाता है कि इसमें आपका प्रवेश कर जाते हैं। तो आप चाहे यह पानी पीजिए या चाहे इसका पानी पीजिए, आपका बात बराबर ही है। जब इसमें प्रवेश कर जाएगा तो वही गंदा पानी आ जाएगा, तो हमारे जिसके चलते विभिन्न तरह की बीमारियाँ होती है। तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी लाइन के अलावे स्वास्थ्य पर भी बहुत इफ़ेक्ट करता है। हमारे इनडायरेक्ट डैमेजेस क्या है कि लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट होते हैं, डेली वर्कर्स, आर्टिजन्स और स्मॉल शॉप ओनर्स हमारे बहुत प्रभावित हो जाते हैं, बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। ड्रिंकिंग वाटर तो पहले ही हमने बता दिया है। बहुत सारे टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम के चलते हो जाते हैं। आपको फ्लड के चलते हमारे जो आपने सालों भर तक गोबर से लेकर के आपको विभिन्न तरह के खाद का आपने खेत में पटाया है, रखा है, वो सब आपको इरोडेड हो जाते हैं और आपका सालों भर का महीना बर्बाद हो जाता है। तो यह जो है आपका बहुत डैमेज है, चहुतरफा मार होती है किसानों और आम जनताओं पर। मैं आपको बता रहा हूँ बिल्डिंग एम्बैंकमेंट जो हैं यह आपको बता रहा है, जबकि आपका टेम्परेरी सॉल्यूशन है कि हम सबसे पहले बांध बनाए। सबसे पहली जरूरी है कि बांध बनाए हम लोगों के यहाँ, जबकि फर्स्ट फ्लड पॉलिसी ऑफ बिहार 1954 में ही प्रपोज कर दी गई थी, पहले ही बना दी गई थी 1954 में। फर्स्ट flood policy of Bihar has been proposed in the year of 1954। यह कितनी बड़ी बात है और इसके बावजूद भी आज हम लोग बहुत तरह के प्रॉब्लम झेल रहे हैं। क्लीनिंग ऑफ रिवर फ्लोर, सबसे पहला है कि रिवर का जो फ्लोर हर साल सेडिमेंटेशन के द्वारा, सिल्टेशन के द्वारा आपको पंक और मड के द्वारा जो जमा हो जाते हैं उसको नदियों की जो रिवर बेसिन है उसको साफ किया जाए, उसका कटाव हो और जिससे क्या होगा कि नदी की गहराई बनी रहे, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इसका बरकरार रहे। इसलिए क्लीनिंग ऑफ रिवर फ्लोर का होना बहुत जरूरी है। परमानेंट सॉल्यूशन तो पहले ही मैंने बता दिया है कि डैम पहले सबसे बड़ी जरूरी है। और यहाँ पर एक्सपर्ट कमेटी जो फॉर्म की थी 1974 में, वह सबसे यह बताई थी कि हम लोगों को आपको यहाँ पर आपको बनना चाहिए, हमको डैम बनना चाहिए और उसका हम डैम बनाने से हमारी कई तरह की होगी, रिजर्वायर बनाएंगे, पॉन्ड्स बनाएंगे और हम आपको उसको मल्टी डायमेंशन यूज करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन करेंगे। और इसका आपको जब कमेटी बनी थी उसमें भी कहा गया था कि यह जो है बरहा रीजन ऑफ नेपाल जो है वह अपना वहाँ पर अगर हम लोग करते हैं तो हमारा परमानेंट सॉल्यूशन होगा। क्योंकि अब नेपाल से जो नदियाँ आती है, नेपाल ऊंचे स्थल पर है, हम लोग थोड़ा नीचे है, तो पानी ऑटोमेटिक फ्लो करके हमारे बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पर अगर नेपाल के सहयोग
से दोनों आदमी धन और हमारा मैन पावर का उपयोग करके नेपाल को सहयोग करके बरहा डैम बना दिया जाए, तो जिससे क्या होगा कि हमारा परमानेंट सॉल्यूशन होगा। अब क्या है, वो लोग बहुत सारे डैम बना लिए हैं, अब जो पानी एक्सेस होता है, जो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो खोल देते हैं, सीधे बिहार में आ जाती है, जिसके चलते डैमेज हो रहा है। तो अब हम लोगों को एक्सेस वाटर को हम लोगों को उपयोग करना पड़ेगा, उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्डिंग लिंक कैनाल, अगर हम लोग दो नदियां हैं, मान लीजिए कि गंडक है, बागमती है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, महानदी है, इसको हम विभिन्न आपको कैनाल से अगर हम जोड़ देंगे, तो आपका आप देख रहे हैं कि मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहाँ पर सरयू नदी है वेस्टर्न पार्ट में, उसके बाद गंडक है, उसके बाद आपको बूढ़ी गंडक है, उसके बाद बागमती है, उसके बाद कमला बलान है, उसके बाद कोशी है, उसके बाद महानंदा है। अगर हम इसको विभिन्न जगहों पर अगर कैनाल से अगर हम जोड़ देंगे, कैनाल से अगर हम एक दूसरे नदियों को जोड़ देंगे, तो एक नदी में अगर इन केस अगर पानी आएगा, तो दूसरे नदी में वह ट्रांसफर हो जाएगा, हमारा फ्लड आने की कोई सिचुएशन ही नहीं बनेगी। दूसरी बात है, यह कैनाल क्षेत्र का जो एरिया है, वह एरिया में पानी का फैलाव हो जाने से सेडिमेंटेशन भी हमारी नदियों में कम होगी और यह कृषि को भी हमारे काफी फ्रूटफुल पोजीशन में पहुंचा देगी। सभी नदियों को कैनाल के द्वारा जोड़ने की जरूरत है। यह बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट होगी और यह क्या होगा कि हमारी सारी जगहों पर कैनाल बन जाएंगे, तो हम लोगों का क्या होगा, किसी एक नदी में वर्षा या बाढ़ आ जाती है, तो दूसरे नदी में बैलेंस कर देगा। तो यह हमारा लिंक कैनाल की बहुत जरूरी है। अब गंगा में डिक्रीजिंग लोड ऑफ गंगा रिवर, हम लोगों को क्या है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि उत्तराखंड से तो ऊंचा जगह है, वहां से सिल्ट सेडिमेंटेशन आ रहे हैं और यह आ रहे हैं, सो आपको किसके द्वारा आ रहे हैं, वह यूपी में बांध है, तो वहां पर तो रुकती नहीं है, सीधे हम लोगों के यहाँ आ जाती है और हमारे यहाँ गंगा उथली और छिछला होती जा रही है, जिसके चलते हम लोगों को सफाई बहुत जरूरी है। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, साउथ में यह हम लोगों के यहाँ बहुत ही अच्छा प्लान किया गया है। मैं वही बात बता रहा हूँ कि हमारे हृदय होता है बीच में, तो हमारे जो बिहार का है, गंगा नदी बीच से प्रवाहित होती है और साउथ बिहार में नदियों की कमी है और वहाँ पर सूखाग्रस्त क्षेत्र है, तो क्यों नहीं हम गंगा नदी के पानी को लिफ्ट इरिगेशन कैनाल जो कालेश्वरम तेलंगाना में है, उसकी व्यवस्था करके, जहां पर सूखाग्रस्त एरिया है, गंगा के पानी को हम डाइवर्ट कर देंगे। आपको हम बता रहे हैं, अगर हम यहाँ पर मान लीजिए यह गंगा नदी है और इधर से जितनी भी ये नदियां हैं, आप देख रहे हैं, ये सभी नदियां जो है, आपको अगर हम सभी नदियों को, इससे हम गंगा नदी नॉर्थ से जो भी नदियां आ रही है, यह सभी के सभी गंगा नदी में मिलती है। तो मैं यह कहना चाह रहा हूं कि अगर हम इस साउथ में इसका हम लिफ्ट कैनाल के द्वारा अगर फैला दे पानी, तो क्या होगा कि इसका सिल्टेशन भी कम हो जाएगा। गंगा नदी जो है, या गंगा नदी जो हम आपको बता रहे हैं, या गंगा नदी है, गंगा नदी में सिल्टेशन कम होगा। उसके अलावे सिल्टेशन ही कम नहीं होगा, इसके पानी जो है ड्रॉट एरिया में जाएंगे, यहाँ पर कैनाल के द्वारा यह जाएंगे, तो क्या होगा कि पानी का जो इसमें जो एक्सेस वाटर है, इसमें जो नॉर्थ बिहार की एक्सेस वाटर है, वह क्या होगा, सभी साउथ बिहार में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो साउथ बिहार में जो ट्रांसफर होंगे, तो क्या होगा कि पानी का फ्लो जो नॉर्थ बिहार में है, वह आपका कम हो जाएगा और साउथ बिहार में होगा। तो यह काम हम लिफ्ट इरिगेशन कैनाल लाइक कालेश्वरम तेलंगाना से हम ले सकते हैं।
मैं आपको बता रहा हूँ यह लिफ्ट कैनाल तेलंगाना का, आप देखिए यही आपका चित्र है जिसके द्वारा हम आपको कर सकते हैं। तेलंगाना में आपको बता दे रहे हैं, तेलंगाना में आपको जो नदी है, वह नदी को आपको क्या किया गया है, जो नदी है उसके पानी को जो नॉर्दर्न साइड में है, उसको गोदावरी नदी जो नॉर्दर्न साइड में तेलंगाना का है, वह उसको क्या किया है, साउथ क्षेत्रों में ले जाया गया है आपको लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के द्वारा। यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, यह भारत के लिए बहुत बड़ी चीजें है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। आपको बता रहे हैं कि यह तेलंगाना का क्षेत्र है, आप देखेंगे और यहाँ से आपको गोदावरी नदी बहती है। गोदावरी नदी जो है समुद्र तल से नीचे है और यहाँ पर यह आपको साउथ तेलंगाना क्षेत्र में पानी की भारी कमी है। जिसके कारण यहाँ पर यह लेवल कम होते हुए, यह इस एरिया लेवल कम होते हुए भी इसको लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा ऊंचे स्थलों पर पहुंचाया जा रहा है। और यह आप समझ सकते हैं, यह जो क्षेत्र है जहाँ पर यह सोर्स है, इसको हम मेदी गादा कहते हैं। यह जो सोर्स एरिया है, यह मेदी गादा क्षेत्र है जहाँ पर है। और वह जो है इसकी जो हाइट है, इसकी जो यहाँ पर पहुंचाना है 618, 618 में 618 मीटर्स ऊंचे क्षेत्रों में यह पहुंचाना है। आप समझ सकते हैं, जबकि यह गोदावरी का जो क्षेत्र है वह समुद्र तल से नीचा है। तो यह एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। मान लीजिए कि इसमें वहां पर काफी धन लगा है, लेकिन हम यह कर सकते हैं, इसके छोटे स्तर पर हम कर करके इसको बेहतर रूपरेखा दे सकते हैं। यह दो नदियों से यह किया गया है। आपको गोदावरी रिवर को आपका जो कन्फ्लुएंस है, आपको प्रणहिता और गोदावरी, यहाँ से प्रणहिता नदी निकलती है। इधर से यह प्रणहिता है, इधर से गोदावरी है, दोनों के जो मुहाना है वहीं पर यह बनाया गया है। और यह इसलिए इसको कहा ही जाता है, आपको प्रणहिता गोदावरी रिवर पर बैरेज मेदी गादा जो बैरेज है वह बनाया गया है। और आपको बता देते हैं, पहले इसका नाम प्रणहिता चेवला प्रोजेक्ट कहा जाता था, इसको प्रणहिता चेवला प्रोजेक्ट कहा जाता था। और आज इसका नाम है कालेश्वरम, कालेश्वरम प्रोजेक्ट है, जो 2014 में इसका नामकरण हुआ। अब आपको बता दे रहे हैं, करीब करीब 45 लाख एकड़ और 20 जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, 31 डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के, 31 डिस्ट्रिक्ट में 20 डिस्ट्रिक्ट में पानी पहुंचाना है। जबकि हैदराबाद और सिकंदराबाद जो ट्विन सिटी कहलाती है, बहुत बड़ी सिटी है, वहां पर भी ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी को प्रोवाइड करना है। और इसका जो एलिवेशन है, ऊंचाई है, वह 300 मीटर है और से ले करके 650 मीटर एबव है सी लेवल का। गोदावरी आपका जो है 100 मीटर कम पर यह बहती है। तो आप समझ सकते हैं यह लेवल जो है ऐसे है। गोदावरी मान लीजिए सपोज दैट ये है और यहाँ पर आपको पानी पहुंचाना है। गोदावरी सी लेवल से 100 मीटर नीचे है और यह जो है सो आपका 650 मीटर ऊंचा है। आप समझिए ऐसे करके पानी पहुंचाना है। यह आपको कई पंप के मदद से इसको पंपिंग करके पहुंचाया जाता है। और इससे जो हमारा जो पानी का सिस्टम है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के साथ साथ या जो है आपका हमारा इरिगेशन फैसिलिटी भी हमारा प्राप्त होगी। आपको बता देते हैं ये लार्जेस्ट अंडरग्राउंड इरिगेशन टनल है वर्ल्ड का, जो 14.04 किलोमीटर में फैला हुआ है। मैं आपको बताते रहा, टोटल लेंथ कालेश्वरम प्रोजेक्ट का है, आपको यह बहुत बड़ा है, जो
1832 किलोमीटर है, 1531 किलोमीटर ग्रेविटी कैनाल है जिसमें, और 203 किलोमीटर वाटर टनल्स है। यह जो है अब बिगेस्ट इन द वर्ल्ड है, और यह जो है आपको बता देते हैं कि 2 करोड़ लीटर पानी को यह सप्लाई करेगा। कैपेसिटीज क्या है इसमें, 80,000 करोड़ रुपया लग रहे हैं, जो हो सकता है कि पूरे के पूरे 1 लाख करोड़ तक जाएगा। और यह जो लिंक प्रोजेक्ट है 7 लिंक में यह डिवाइडेड है। इसमें 20 रिजर्वायर हैं, 5 ओल्ड आपको एक्साइजिंग रिजर्वायर है। टोटल कैपेसिटी है 147.71 टीएमसी फीट लाइव स्टोरेज है। आपको मैंने बता दिया, लेंथ ऑफ टनल 20 रिजर्वायर है, और टोटल वाटर लिफ्ट्स है 20 है, 20 है, टोटल पंप हाउस 19 है, टोटल पंप्स 88 है। लॉन्गेस्ट अंडरग्राउंड टनल जो है आपका प्रोजेक्ट 21 किलोमीटर है, जो मेदाराम रिजर्वायर विथ एलमपल्ली रिजर्वायर से जुड़ता है। फार्देस्ट पॉइंट इसका जो है नारकेपल्ली है, नालकोंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना, 500 किलोमीटर फ्रॉम द सोर्स है। आप यह चित्र देख करके आप बता सकते हैं कितना सुंदर और कितना बढ़िया है। और यह जो है हमारे बिहार में, इसका अगर हम 1/4 भी कैपेसिटी में अगर करेंगे तो हमारा फ्लड प्रोन एरिया भी सॉल्व हो जाएगा, और हमारा ड्रॉट प्रोन एरिया में भी पानी हो जाएगा। तो एक प्रोजेक्ट से हमारा दोनों काम हो जाएगा। इससे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी मिलेगी, इरिगेशन की फैसिलिटी मिलेगी, साथ साथ बिजली का उत्पादन भी होगा, और मछली उत्पादन, टूरिज्म को भी फायदा होगा। जय हिंद।